हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और विज्ञान और गणित की क्लासेस के अंतर्गत हमने विज्ञान के अंदर पूरा लगभग कोर्स कर लिया है। लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और गणित के अंदर अगर हम देखें तो अभी तक हमने जो है 5 यूनिट कंप्लीट कर दी है। 7th यूनिट हमारी जो है चल रही है, बाद में हम 3rd यूनिट करने वाले हैं। बाकी जो 5 यूनिटें हैं आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर। तो हम बात कर रहे थे विज्ञान के अंतर्गत हमारे सूचना प्रौद्योगिकी की। और सूचना प्रौद्योगिकी में हम बात कर रहे हैं पहले कंप्यूटर के वर्गीकरण की। कंप्यूटर के वर्गीकरण में कल हमने जो है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, सुपर कंप्यूटर के। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर है। इनकी जो गति या जो कार्य क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, 500 मेगा फ्लॉप्स है। इनकी स्मृति 52 मेगाबाइट से भी अधिक है। ठीक है। भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था फ्लो सॉल्वर। ठीक है। और गीगा स्तर का जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे कि परम 8000 1991 से कार्य कर रहा है। फिर इसे जो है सीडेक पुणे के द्वारा ये संस्था है जिसने इसे निर्मित करने में काफी मदद करी है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो विजय पांडुरंग भटकर जो है, इन्हीं को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सुपर कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट है, इस सुपर कंप्यूटिंग के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो आप लिखेंगे सुपर कंप्यूटर के जनक। तो ये सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, ये आपके एलडीसी एग्जाम में आ चुका है। सुपर कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सेमूर करे या फिर सोमूर करे भी नाम मिलता है। तो कई अब अंग्रेज का नाम है इसलिए ना किसी ने इसको पढ़ा है सेमूर करे, तो किसी ने तो क्या पढ़ लिया सेमूर करे, और कई कईयों ने क्या पढ़ लिया सोमूर करे। तो आपको जो याद रखना हो वो रख लेना। आप तो सेमूर सुमेर जो भी दिख जाए आप तो ध्यान रख लेना कि ये इसी नाम का कोई ना कोई आसपास नाम दे रखा होगा, दोनों नहीं देगा, सीधी सी बात है। जैसे आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा थॉमसन और टॉमसन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, थॉमसन ने करी। लेकिन अगर इंडिया में देखें तो टी को अपन क्या पढ़ते हैं टॉमसन, तो वहां पर जो है थॉमसन की स्पेलिंग लिखी हुई थी, उसी को इंडिया वालों ने पढ़ लिया टॉमसन। तो कई बुकों में टॉमसन है, कईयों में थॉमसन है, लेकिन रियल उनका जो नाम है वो है थॉमसन। ऐसे ही यहाँ पर भी जो है, अब किसी ने सैमूर करे पढ़ा है तो किसी ने सोमूर करे पढ़ा है। ठीक है। तो दोनों ही वैसे सही है। सुपर कंप्यूटर का जो है पूरा का पूरा जनक यानी सुपर कंप्यूटिंग के बारे में अगर किसी ने बताया तो सबसे पहले जो है इन्होंने ही बताया था। बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि चार्ल्स बेबेज जो है उन्हीं को अपन कंप्यूटर का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है, तो एल एन एम ट्यूरिंग जो है, कौन, एल एन एम ट्यूरिंग, ये जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। आप ये भी इसके साथ ही लिख लो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कहा जाता है एलन एम ट्यूरिंग। तो आप लिखेंगे डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है। तो एलन एम ट्यूरिंग जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है अभी के, उनके जनक माने जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विंटन ग्रे सर्फ को का जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है। लेकिन इंटरनेट के बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे, तब और भी डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है। चलिए, इसी के साथ में मैं आपको बता रहा था अभी पीछे कि जो परम आपका है परम 8000, उस परम 8000 को जो है 1991 में ये जो है कार्य करना शुरू किया था। आप इधर ही एक बार लिख लीजिए, काम आएगा, है ना, दूसरे पेन से लिख लो। ये कब से कार्य कर रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्ष 1991 से कार्यरत। ठीक है।
कब से? वर्ष 1991 से, मतलब इसको जो है देश को समर्पित किया गया, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, कब से? 1991 से। इसको बनाने में भी जो है विजय पांडुरंग भटकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा जो परम 10,000 है, आगे लिखेंगे अब इसके बाद में, परम 10,000, कौन सा? परम 10,000। ठीक है, तो लिखिएगा परम 10,000 कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। परम 8,000 के बाद में परम 10,000। तो ये परम 10,000 जो कंप्यूटर है, ये हमारा 1998 से जो है आपका क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो वर्ष 1998 में। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एक हमने लिखा है कि भाई सीडेक पुणे के द्वारा, तो सीडेक के अलावा भी और बहुत, जैसे आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बॉम्बे है, इनके द्वारा भी इसमें हेल्प की गई है। एमकेसीएल है, इसके अलावा ER&DC है। ठीक है, इन सभी ने, मतलब जितने भी कंप्यूटर के फील्ड में कार्य करने वाली दिग्गज कंपनियां थी, दिग्गज संस्थान थे, उन्होंने जो है इन परम कंप्यूटरों को या इन सुपर कंप्यूटर्स को बनाने में हमारे हेल्प करी है। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक, लीजिए जल्दी से। अब देखिए, ये यहां पर जो है बात आ जाती है मई वर्ष 2023 की। कब की बात आ जाती है? मई 2023 में। क्या हुआ था सर? तो मई 2023 के अंदर क्या हुआ कि विश्व के अंदर जहां जहां पे सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है, उन सभी सुपर कंप्यूटरों की स्पीड की, आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो है कार्य करने की क्षमता, उनकी स्पीड, उनकी स्टोरेज, उसके आधार पर कुछ कंप्यूटरों की क्या की गई थी? रैंकिंग की गई थी, है ना, रैंकिंग दी गई थी। तो हमारे पूरे विश्व के जो टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर है, कितने? पूरे विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के अंदर भारत के टोटल 4 जो है सुपर कंप्यूटर शामिल है। ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि पूरे विश्व के 500 कंप्यूटरों में भारत के अकेले के 4 कंप्यूटर है। कितने? भारत के अकेले के 4 कंप्यूटर है। और बड़ी बात यह है कि इसमें भी एक कंप्यूटर जो है वो आपके टॉप 100 के अंदर शामिल है। कितने में? टॉप 100 के अंदर एक कंप्यूटर शामिल है, सुपर कंप्यूटर एरावत। ठीक है, जिसकी रैंकिंग थी 75। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि मई वर्ष 2023 में जारी विश्व के विश्व के विश्व के शीर्ष 500 यानी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर, 4 सुपर कंप्यूटर शामिल है। ठीक है, अब ये 4 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो एरावत है, परम सिद्धि AI है, प्रत्यूष है और मिहिर है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलो, अब जो अपने पास में जो 4 टॉप आपके कंप्यूटर है भाई भारत के, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है एरावत। कौन सा है? एरावत। और एरावत की रैंक है 75th बार। ठीक है, यानी 75वां, पूरे विश्व का 75वां सुपर कंप्यूटर भारत के अंदर है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है परम सिद्धि AI। क्या? परम सिद्धि AI। और परम सिद्धि जो AI कंप्यूटर है, इसकी रैंक है पूरे विश्व में 131वां स्थान। इसके बाद में तीसरा आ जाता है प्रत्यूष। कौन सा आ जाता है? प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब कई बच्चे तो जो है इनके नाम ऐसे हैं प्रत्यूष, तो आधे तो सोचेंगे अच्छा
ये तो कोई कंप्यूटर का नाम हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, प्रत्यूष जो है वो आपके सुपर कंप्यूटर का नाम है, और इसकी जो रैंक है वो पूरे विश्व में 169th है। कितनी है? 169th रैंक है। और इसके बाद में चौथा कंप्यूटर जो है वो है आपका मिहिर। कौन सा है? मिहिर। और जो ये मिहिर सुपर कंप्यूटर है, इसकी रैंक है पूरे विश्व में 316वीं। कौन सी रैंक है? 316वां स्थान जो है इस मिहिर को दिया गया है। तो आप इसके अंदर याद रखें कि टॉप 100 में तो भारत के कितने कंप्यूटर है? एक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? वो भी एरावत। और कौन सी रैंक के साथ में है? तो 75वीं रैंक के साथ में। अगर बात की जाए टॉप 200 में कितने कंप्यूटर है, तो टॉप 200 में 3 कंप्यूटर है। पहला तो हो गया एरावत 75वें रैंक के साथ में। दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा हो जाएगा? परम सिद्धि एआई जो है 131वें स्थान पर। और अगर बात करें तीसरे की, तो वो है प्रत्यूष 169वें स्थान के साथ में। क्लियर? और जो चौथा है वो है आपका 300 से बाहर, यानी 316वीं रैंक पर है मिहिर कंप्यूटर। ठीक, ये याद रखना। इसके बाद आपसे जो है इस 500 शीर्ष कंप्यूटर के अंदर पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व का जो है प्रथम स्थान कौन से सुपर कंप्यूटर को दिया गया है। तो पूरे विश्व का जो प्रथम स्थान पर सुपर कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर। तो सर ये कौन से देश का है? तो फ्रंटियर जो है वो यूएसए का है। ठीक है, किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो आप लिखेंगे पूरे विश्व में, पूरे विश्व में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान पर यूएसए का फ्रंटियर, यूएसए का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है कि पूरे विश्व का जो है कौन सा कंप्यूटर है, तो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर सुपर कंप्यूटर यूएसए का है, और वो भी कौन सा है? फ्रंटियर जो है वह है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, पूरे विश्व में अगर 75वें नंबर पर एरावत आ रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भारत के अंदर सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा सुपर कंप्यूटर होगा, तो यही होगा एरावत। क्योंकि एरावत के बाद में ही तो बाकी की तो रैंकिंग है, परम सिद्धि की, प्रत्युष की और मीर की। तो ऑब्वियसली बात है, पूरे भारत का अगर जो है पहला प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछा जाए, यानी प्रथम स्थान पर, प्रथम कंप्यूटर तो है फ्लो सॉल्वर, लेकिन प्रथम स्थान पर कौन सा अभी सुपर कंप्यूटर है, तो आप कहेंगे एरावत। कौन सा है? एरावत। क्लियर? ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ में आपके सुपर कंप्यूटर जो है वो यहां पर होता है समाप्त। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद में आगे क्या, तो कंप्यूटर के जो प्रमुख घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर में क्या आता है, सॉफ्टवेयर में क्या आता है, और इनके बारे में हमें क्या क्या याद रखना है। चलिए लिखेंगे, कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली के, कंप्यूटर प्रणाली के, एक सेकेंड, कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रणाली के जो प्रमुख घटक है वो कौन कौन से हैं, तो वो है दो हमारे पास में। कितने हैं? दो है। कौन कौन से हैं? तो एक तो है हमारे पास में भाई हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर। और एक है हमारे पास में सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो। तो कंप्यूटर के दो जो विशेष भाग हैं, या जो दो प्रमुख घटक होते हैं, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में डिवाइड किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पहले हार्डवेयर की, उसके बाद में बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। लिखेंगे, देखो अब, चलो,
तो अब बात करते हैं हार्डवेयर। अब हमें ये देखना है कि हार्डवेयर क्या होते हैं। तो देखिए, हार्डवेयर जो है बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के वो भाग होते हैं जिन्हें आप हाथ दे करके छू सकते हैं, या हम ये कहें कि वो हाथों से अपन उनको जो है अगर कचरा वचरा जमा है तो साफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से उनको जो है अपन देख सकते हैं अपने हाथों में लेकर के, हाँ भाई क्या है कैसे है, ठीक है। या आप तो सीधे सीधे ये कह दो कि कंप्यूटर के अंदर और बाहर के वो सभी भाग जिन्हें हम जो है देख सकते हैं छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर तथा बाहर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर तथा बाहर के वे सभी वे सभी भाग जिन्हें जिन्हें देख या छू सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं या छू सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहते हैं। तो छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब देखिए, हार्डवेयर हमारे समझ में आ गए। तो अब इसके उदाहरण देख लो, जैसे मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ये सब ये पूछा जा सकता है। तो उदाहरण लिखेंगे, देखो, कीबोर्ड, माउस, रोम, रैम, हार्ड डिस्क। अब इसमें हार्ड डिस्क में तो पहले ही हार्ड नंबर हार्ड शब्द ही आ रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है क्या होगी, आपके हार्डवेयर होगी। मदरबोर्ड है ना, जो कंप्यूटर में लगा रहेगा पूरा, मतलब सीपीयू में, मदरबोर्ड। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं हमारे मॉनिटर, फिर आप इसके अलावा स्पीकर, क्लियर, आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं, हार्डवेयर के उदाहरण है। आपने हमेशा जो है कभी न कभी कंप्यूटर के पास में गए हो तो आपने कीबोर्ड को हाथ दिया होगा, माउस को हाथ लगाया होगा, रैम रोम हार्ड डिस्क इनको सबको टच किया होगा, ठीक है। चलो इसको लिख लीजिए। फिर हार्डवेयर जो होते हैं उनको भी हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं, तीन भागों के अंदर। या तो हम उसे कहेंगे सीपीयू वाला भाग, एक तो एक इसके अंदर होती है मेमोरी यूनिट, और एक होते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो आप लिखेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर क्यों या हार्डवेयर के मुख्य तीन भाग, ठीक है। तो हार्डवेयर के जो मुख्य तीन भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहला आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। फिर इसके बाद में दूसरा कौन सा आ जाएगा, तो मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। और तीसरा हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, तो मेमोरी यूनिट के बाद में आ जाएगा पेरीफेरल, पेरीफेरल डिवाइस, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हार्डवेयर के मुख्य भाग कितने हैं, तीन। कौन कौन से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और पेरीफेरल डिवाइस। इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की यानी सीपीयू की। ठीक है, तो अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सीपीयू। सबसे पहले तो आपको सीपीयू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पीछे ही लिखवा दी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आप इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को क्या कह सकते हैं? तो इसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क कह सकते हैं। सीपीयू को अपन क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग। ठीक है, तो माइंड ऑफ कंप्यूटर जो है वो हम किसे कहते हैं? तो माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी आप इसको निर्देश देते हैं, इनपुट्स देते हैं, उन सभी इनपुट्स पर क्या आउटपुट देना है, उस पूरे का प्रोसेस जो है वो आपका यहीं पर इसी सीपीयू के अंदर होता है। जैसे आपकी आंखों के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा, आपके कान के द्वारा जो भी इनपुट प्राप्त किए जाते हैं, वो इनपुट जो है आपके दिमाग में जाते हैं। यहां से जो भी चीजें कही जाती है, इसके द्वारा जो भी डिसाइड किया जाता है, वही फिर जो है आपके हाथ पैर या आपके जो है जबान के द्वारा वो कार्य किया जाता है। यानी आपके मुंह से आप क्या बोलने वाले हैं, ये सब जो है आपका कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है। अगर मेरे खोपड़े के अंदर अभी जो है मान लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं भरा हुआ होता और उसकी जगह भरा हुआ होता कि भैया 2 और 2 4 होते हैं, और मैं तो आपको जो है आज क्या पढ़ाने वाला हूँ? फिजिक्स। तो क्या मैं अभी आपको ये कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहा होता? नहीं पढ़ा रहा होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये पूरा सेंट्रल है, जो आपका पूरा का पूरा जो डिसाइड करने वाला भाग है, उसी को क्या कहते हैं? सेंटर। और सेंट्रल का मतलब हो गया सीपीयू। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहेंगे अपन सीपीयू को। क्लियर? यह क्या करता है? तो प्राप्त निर्देशों पर लिखेंगे, यह प्राप्त निर्देशों, प्राप्त निर्देशों की प्रोसेसिंग। ठीक है, यह प्राप्त निर्देशों की प्रोसेसिंग का कार्य करता है। यह क्या करता है? प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद में आगे लिखेंगे, एकल चिप, एकल चिप पर पर बनाए जाने के कारण, एकल चिप पर बनाए जाने के कारण इसे माइक्रो प्रोसेसर, क्या? इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये सीपीयू है ये आपका क्या होता है? एक सिंगल चिप जो आपकी है, चिप के ऊपर बनाया जाता है, और एकल चिप पर बनाए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो लिखेंगे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो है बेसिकली यह क्या करता है? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक आवेशों वाला एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कह सकते हैं। ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाला एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, और ये क्या करता है? तो जो भी आपके निर्देश मिले हैं, उन लाखों निर्देशों को पूरा करने के लिए जो अलग अलग ट्रांजिस्टर्स आपके लगाए जाते हैं, उन ट्रांजिस्टरों के माध्यम से यह जो है कार्य करता है। समझ में आ गई बात? तो आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले, इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले
लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? उपकरण है जो निर्देशों को जो निर्देशों को पूरा करने जो निर्देशों को पूरा के लिए करने के लिए लाखों ट्रांजिस्टरों लाखों ट्रांजिस्टरों द्वारा बना होता है द्वारा बना होता है। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है बहुत सारे छोटे छोटे लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। आप इसके अंदर लिखें सर्वप्रथम 1971 में। कब? 1971 में इंटेल। आपने देखा होगा जो भी आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह आते हैं उसके ऊपर एक इंटेल का लोगो लगा हुआ ही रहता है। तो आपने सर्वप्रथम 1971 में जो है इंटेल तब से काम कर रही है, तो इंटेल द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का ठीक है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले 1971 के अंदर जो इंटेल नामक कंपनी है उस इंटेल ने ही क्या करा था? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था। कब? 1971 के अंदर। इसके बाद में वर्तमान में जो पांचवी पीढ़ी के जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर काम में लिए जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे वर्तमान में पांचवी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर पांचवी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर काम में लिए जाते हैं। काम में लिए जाते हैं। ठीक है। पांचवी पीढ़ी के जो माइक्रो प्रोसेसर है उनको काम में लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिखिए पेंटियम। ठीक है। जैसे पेंटियम, इसके बाद में सेलेरॉन, इसके बाद में आपका ड्यूअल कोर एक और आता है। क्या आता है? ड्यूअल कोर। एक क्वाड कोर और आता है, क्वाड कोर। ठीक है। ऑक्टो कोर भी होता है भाई। डुअल कोर मतलब दो कोर वाला, क्वाड कोर यानी चार, ऑक्टा कोर। ठीक है। ये सब जो है माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण है। इनको आप एक बार लिख लीजिए, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लेंगे एक बार इनको भी। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये माइक्रो प्रोसेसर वाला जो भाग है वो आपका समाप्त हो चुका है। अगला हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अगला हम पढ़ने जाएंगे, थोड़ा सा मुझे पता है ब्लर हुआ होगा, है ना। चलिए, अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रो प्रोसेसर। क्या? क्रो प्रोसेसर के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर के बाद में आगे आप लिखेंगे अब नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाता है? तो नेक्स्ट आ जाता है को प्रोसेसर। को प्रोसेसर। ठीक है। तो देखिए, को प्रोसेसर जो है इसकी बात करते हैं।
तो ये एक स्पेशल डिजाइन का या स्पेसिफिक डिजाइन वाला जो है माइक्रो प्रोसेसर होता है बेसिकली। और यह जो है किसी भी विशेष कार्य को साधारण माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में क्या करेगा, बहुत ही फास्ट करता है। तो ये क्रो प्रोसेसर भी क्या है, एक प्रोसेसर ही है, लेकिन ये एक विशिष्ट डिजाइन का माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो लिखेंगे कि यह एक विशिष्ट डिजाइन का माइक्रो प्रोसेसर, यह एक विशिष्ट डिजाइन का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, जो किसी कार्य को माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में माइक्रो प्रोसेसर क्या माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में तेज गति तेज गति से करता है, से करता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका जो क्रो प्रोसेसर था वो यहीं पर होता है समाप्त। तो सीपीयू के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, अभी केवल अपन ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जान लिया है। अब माइक्रो प्रोसेसर के बाद में इसके अंदर आता है एक तो कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, और एक आ जाता है आपके पास में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू यूनिट। इनके बारे में और आपके मेमोरी यूनिट के बारे में और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपको लगता हो कि सर इतना शांति से और आरामदायक स्थिति में क्यों पढ़ाते हैं, तो देखिए मेरी आदत है, मैं आराम से ही पढ़ाने का आदी हूँ। मुझे जो है ज्यादा हो हल्ला करके, ज्यादा चिल्ला चिल्ला करके और नाचते कूदते मेरे से नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस टीचिंग स्किल का जरूर जो है एक फीडबैक दिया करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। क्योंकि कई अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि आपकी टीचिंग स्किल जो है सही नहीं है, आप जो है बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाते हो। तो आपको मुझे मोटिवेट करने का कार्य करना है, आपको बताना है कि हाँ ये सही है या गलत है। क्योंकि आपको अगर पसंद आ रहा है तो मुझे बढ़िया लग रहा है, और अभी तक तो सभी ने कहा है कि अच्छा है, लेकिन जब कोई ऐसा कह देता है तो एक दिल को ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार हमें मोटिवेट करने का जरूर कार्य करें। इस वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।